हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे और सबकी बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हो चुकी होगी। कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन, बताओ भैया। सबकी फाइनल प्रिपरेशन हो गई क्या? सब बच्चों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ली है या नहीं करी है? बताओ फटाफट 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 से एक बार। चलिए चलिए चलिए, कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सेशन फटाफट से एक बार सारे बच्चे क्या कर दो, शेयर कर दो यार। शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। चलिए चलिए, अंतिम 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 पग दर्शन की तरफ इकोनॉमिक्स में, राइट। एक और सैंपल पेपर के साथ, राइट। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? चलिए सर, कैसे हैं सारे बच्चे? कैसे हैं कैसे कैसे हैं सर? इंडियन इको का डर लग रहा है। इंडियन इकोनॉमिक्स पे क्या डर लग रहा है आपको? बताओ। मैराथन क्लास नहीं देखी थी क्या? राइट। नोट्स भी शेयर कर दिए बेटा मैंने, है ना। अभी मैंने बताया है वीडियो के ऊपर कि भैया कैसे नोट्स आप लोग एक्सेस कर सकते हो। नोट्स के लिए देखो, वैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो आईईडी में सबसे बेहतर नोट्स जो है ना वो किसके हैं? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अगर नोट्स करने हैं तो एनसीईआरटी कर लो बेटा बहुत अच्छी तरह से, राइट। कहां से करना है? देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर एनसीईआरटी करोगे ना तो सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। तो एनसीईआरटी सब बच्चों ने करना है। सर आप बेस्ट टीचर हो, मैं आपको मिस करूंगी। मैं भी आप सबको बहुत मिस करूंगा। कुछ समय की बात है, फिर जुड़ेंगे ना दोबारा सीयूटी के साथ में। मिस क्यों कर रहा है? सीयूटी में भी तो जाना है, बेहतरीन कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है या नहीं जाना है, राइट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। पास होने का तरीका बता दीजिए। पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के अलावा कोई और तरीका नहीं है, राइट। भूल जा रहा हूं, है ना। सुबह 4:30 बजे, राइट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही शुरू करेंगे। कितने बच्चे चाहते हैं कि कल जो हमारी 4:30 बजे की सुबह जो क्लास है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से शुरू की जाए, आईईडी के साथ शुरू की जाए, राइट। कितने बच्चे चाहते हैं कि आईईडी के साथ शुरू करें हम लोग, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ शुरू करें कल रिवीजन करना, और फटाफट से एक बार सारे चैप्टर को गो थ्रू कर लें। लेकिन वहां पर ना मैं आपको सारी चीजें डिटेल में नहीं करवाऊंगा। कल रिवीजन के पर्सपेक्टिव से रहेगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, राइट। सर मिस करेंगे आपको, आई टू मिस यू ऑल। चलिए, बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। मिस करना क्यों बेटा, आपके दिल में तो हमेशा बात रहूंगा। बाकी कभी मन करे तो चैनल के साथ जुड़ जाना, देख लेना पर सर को पढ़ाते हुए, है ना। आर्यवास समझ। सिद्धार्थ कह रहे हैं तुम झूठे सर हो। मैंने झूठ क्या बोला भाई आपसे? सिद्धार्थ क्या झूठ बोल दिया भाई मैंने आपसे? मैक्रो में डर लग रहा है। चलिए, आईडी के साथ शुरू करेंगे 4:30 बजे। इतने बजे तो सर मैं रात में पढ़कर सोता हूं। हाँ तो कल मत सोना। और लेकिन देखो, थोड़ी सी नींद भी थोड़ी जरूरी है ना, थोड़ी सी नींद भी जरूरी है, राइट। लिख देना जो लिखना होगा ना, ऐसे बात नहीं बनती है। चलिए, लास्ट अंतिम प्रहार, और अंतिम प्रहार के अंदर आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं। किसके साथ में? आपके एक मॉडल एडिशनल सैंपल पेपर के साथ में, जो कि सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उस एडिशनल सैंपल पेपर को मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कशन कोशिश करूंगा कि ना करूं। आप लोग के पास भी, आप लोग को थोड़ा सफिशिएंट टाइम चाहिए अब जाकर रिवाइज करने के लिए या फिर चीजों को करने के लिए। लेकिन चलिए सर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें क्या? शुरू करने से पहले देखो, आप बार बार एक चीज बता रहा हूं, बार बार एक चीज बता रहा हूं, और इस चीज के ऊपर जरूर अमल करना आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इसके ऊपर जरूर 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 अमल करना। क्या अमल करना? कि सर पहले जो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं ना, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर देने की कोशिश करना, राइट। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। अगर उसके बियॉन्ड जाकर चीजों को करने की कोशिश करोगे ना, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। और यह मानकर आंसर करना क्वेश्चन के कि एग्जामिनर को इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता है, राइट। एग्जामिनर नहीं जानता तो हमें एग्जामिनर को क्या करना है? समझाना है, राइट। क्या करना है? एग्जामिनर को आप लोगों को समझाना है कि एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है या फिर एग्जामिनर क्या समझना चाहता है। अगर एग्जामिनर को नहीं पता है तो कैसे मैं एग्जामिनर को समझा सकता हूं या समझा सकती हूं, वो चीजें आप लोगों ने करनी है, राइट। सर आप मेरे 30 मार्क्स दिलवा दो, मैं लड्डू बांटूंगा। 30 मार्क्स आ जाएंगे बेटा, और लड्डू लेकर आ जाइयो फिर, है ना, अड्डा 247 के ऑफिस में। चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। तो भैया इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 2 यूनिट है, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टोटल 20 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 20 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क करके। उसके 4 मार्क करके क्वेश्चन रहेंगे 3, राइट। और हर किसी के आंसर कितने में होने चाहिए? 60 से 80 वर्ड। ये वर्ड लिमिट जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे भूल जाते हैं। और कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर गाना लिख कर आ जाए तो कैसा रहेगा, गाना लिख कर आए, है ना, बच्चों को गाना सिखाएं, टीचर उस टीचर को गाना सिखा दें कि भैया ये गाना कैसा है। तो वो टीचर बहुत गाने सुनता है बेटा, है ना, मेरे जैसा टीचर होगा, चेक करेगा तो वो गाना सुनता है, तो उसको सब पता है कि कहाँ बच्चा गाना लिख रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो यानी ऐसा नहीं कर रहा है। 6 मार्कर क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच के, जिनका आंसर 80 टू 100 वर्ड्स देना है। और 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 6 मार्क करके, जिनका आंसर आप लोगों ने 100 टू 150 वर्ड्स के बीच में देना है। तो ये चीजें आप लोगों ने जरूर ध्यान रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपके पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बच्चों के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर देखो, अगर हम लोग पहले इंडियन इकोनॉमिक के डेवलपमेंट से शुरू करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करें, या फिर कहां से हमारे द्वारा स्टार्ट किया जाए कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर, मतलब कौन से क्वेश्चंस के आंसर हम पहले करें। तो जो आपको आते हैं 10 से 15 मिनट का समय लेना, 10 से 15 मिनट का जो आपको टाइम मिलता है ना, पेपर जब एग्जामिनर देता है आप लोगों को, तो 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, और फिर बेल बजती है और फिर आप पेपर दिखना शुरू करते हैं। तो आपको जो 10 से 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है ना, उस 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने ये एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? कि सर हम लोग कौन से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर ही बवंडर मत करना कि गलत लिख दिया, उसको काट रहे हो। एग्जामिनर के सामने भी एक नेगेटिव इमेज बनती है, एग्जामिनर भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि यार देखो, पहला ही क्वेश्चन बच्चे का सबसे बेहतरीन होना चाहिए था, लेकिन पहला ही क्वेश्चन इसने गलत कर दिया। दूसरा, टाइम के ऊपर ध्यान देना। दूसरा किसके ऊपर ध्यान देना? टाइम के ऊपर ध्यान देना। बार बार कह रहा हूं, बच्चे ये आके बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं कि सर पेपर तो आता था, सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से आता था, लेकिन हमारा पेपर छूट गया। वो छूटने के ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए। और ये किसी भी बच्चे से नहीं सुनना चाहूंगा, खासकर अपने बच्चों से तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहूंगा जो मेरे पास पढ़ रहे हैं कि सर मेरा पेपर छूट गया। बार बार वार्न कर रहा हूं, इस चीज के ऊपर ध्यान देना प्लीज, इस चीज के ऊपर ध्यान देना। लास्ट में ये मत बोलना कि पेपर छूट गया है। लास्ट में एक चीज और, केस बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में करना। अगर केस स्टडीज का क्वेश्चन आता है या फिर पिक्चर वाला क्वेश्चन आता है, तो उसको सबसे लास्ट में कोशिश करना सॉल्व करने की। पहले करने मत बैठ जाना कि सर मैं पहले ही शक्तिमान बनकर उसको कर लूंगा। 2.5 घंटे के अंदर कोशिश करना, बाकी सारे क्वेश्चंस को निपटा दो, राइट। 2.5 घंटे या 2:40 के अंदर, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर पेपर निपटा देना, और बाकी यानी कि रिवीजन के साथ, और लास्ट के 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चंस को करना बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और बहुत आसान पेपर आएगा, ऐसा मत सोचना कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा। सैंपल पेपर आप लोगों के सामने है, एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा कि सर किस तरह का पेपर आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखो यहां पर, इसी के साथ शुरू करता हूं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने क्या है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से समझो, स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर करो। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? द लेवल ऑफ कंजप्शन हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ सेविंग द हाउसहोल्ड कैन एक्यूमुलेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो हमारी कंजम्पशन होती है, क्या होती है बच्चे लोग? जो हमारी कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन का कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ में? हमारी सेविंग के साथ में। सेविंग्स के साथ में कंजम्पशन का हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहां पर यह बात बोली जाती है। और दूसरा क्या बोला जाता है? दूसरी स्टेटमेंट बोलती है हायर कंजम्पशन often lead to lower saving while lower consumptions tend to facilitate high level of saving। यानी कि कंजम्पशन अगर कम की जाए तो हम लोगों को क्या होता है? ज्यादा सेविंग्स देखने को मिलती है। अब हमें पता है कि जब मैं इनकम की बात करता हूं, राइट, तो इनकम के अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं बेटा, एक कंजप्शन हमारे पास रहती है और दूसरा हमारे पास क्या रहता है? सेविंग। यानी कि इनकम का किससे लेना देना होता है? कंजप्शन और सेविंग के साथ लेना देना होता है, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या देखा जाता है, अगर आप लोगों को पता होगा, तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है इनिशियल स्टेजेस पर, जैसे जैसे अगर मान लो हमारी इनकम बढ़ती है, तो उसके साथ साथ हमारी कंजप्शन भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, राइट। लेकिन आगे चलकर क्या होता है? यानी कि एक इनिशियल स्टेज पर अंदर ऐसा होता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम और कंजप्शन का। उसके बाद हमारी इनकम मान लो और ज्यादा बढ़ जाती है, 2 एरो लगा देता हूं, तो हमारी कंजप्शन तो इंक्रीज करेगी, डेफिनेट सी बात है, लेकिन कंजप्शन उस स्पीड के साथ इंक्रीज नहीं करेगी जिस स्पीड के साथ हमारी सेविंग इंक्रीज करेगी। यानी कि सेविंग जो है वो ज्यादा
ज्यादा ज्यादा ज्यादा इंक्रीज करने वाली है। तो पहली बात तो यह है कि पहला कॉन्सेप्ट यहां पर बोलता है कि जो लेवल ऑफ कंजप्शन है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी सेविंग्स के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी कंजप्शन है उसका किसका रिलेशनशिप है, उसका सेविंग के साथ रिलेशनशिप है, राइट। और दूसरी चीज क्या है, ज्यादा अगर हमारी कंजप्शन होगी तो हमारी सेविंग क्या होगी, कम होगी, और अगर हमारी कंजप्शन कम होगी तो हमारी सेविंग सही होगी। अब इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट की हाईलाइट में आप लोगों को करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव है। सर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट से बाहर मत लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखो लेकिन कॉन्सेप्ट समझा देना सामने वाले एग्जामिनर को, ठीक है। तो पहला यहां पर क्या कहता है कि पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है और स्टेटमेंट दूसरी जो है वो गलत है। स्टेटमेंट पहली गलत है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है? दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है? तो क्योंकि हम लोगों ने क्या समझा कि दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने इसके बारे में जाना। इसका मतलब जो यहां पर जो आंसर नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है कि दोनों ही स्टेटमेंट, दी गई स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कंजप्शन का किसके साथ में रिलेशनशिप होता है, सेविंग के साथ रिलेशनशिप हमारा रहता है। ज्यादा कंजप्शन माने कम सेविंग और कम कंजप्शन माने ज्यादा सेविंग, डायरेक्ट रिलेशनशिप यहां पर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सिनेरियो विच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द जीडीपी। दिए गए ऑप्शन के अंदर आप लोगों को बताना है कि किस सिनेरियो की वजह से आप लोगों को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। जीडीपी आप लोगों को कहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, बट माइट नॉट नेसेसरली इंप्रूव ओवरऑल वेलफेयर। यानी कि हम लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली जब मैं वेलफेयर की बात करता हूं, किसके अंदर बात करता हूं, इकोनॉमिक्स के अंदर जब मेरे द्वारा वेलफेयर की बात की जाती है तो जनरली उसको मेजर करने के लिए हम लोग बात करते हैं जीडीपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हमारे द्वारा की जाती है। किसकी बात की जाती है? जीडीपी की बात, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाती है, राइट। लेकिन इसके अलावा भी क्या बोला जाता है, राइट, कहता है बट माइट नॉट नेसेसरली इंप्रूव ओवरऑल वेलफेयर। लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल वेलफेयर नहीं बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर, यानी कि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और जिस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एक्सटर्नलिटीज का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बोला जाता है? एक्सटर्नलिटीज का कॉन्सेप्ट। और एक्सटर्नलिटीज के अंदर दो टाइप के एक्सटर्नलिटीज देखने को मिलती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात की जाती है। हम इकोनॉमिक्स के अंदर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को तो कई बार कंसिडर करते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कंसिडर करना भूल जाते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को कंसीडरेशन के अंदर हम लोग नहीं लेते हैं, नेगेटिव जो हमारी एक्सटर्नलिटीज है उसको नहीं देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, रिडक्शन इन द इनकम इनइक्वालिटी, रैपिड ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, एक्सपेंशन ऑफ द एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रीज, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर। तो क्या बोला गया, किस सिनेरियो के अंदर आपकी जीडीपी बढ़ेगी लेकिन उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि ओवरऑल बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिले, that there is an overall welfare of the society, overall welfare आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसको रिलेट किया जा सकता है हमारी जीडीपी इंक्रीज के साथ में, कि अगर हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है तो उसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है वो भी थोड़ी सी कम होने देखने को मिलेगी, राइट। फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ आप लोग को देखने को मिल सकती है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी आप लोग को ग्रोथ होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी कि अगर बात की जाए एक्सपेंशन ऑफ द एनवायरमेंटल हार्मफुल इंडस्ट्रीज, ये जो है ये एक नेगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जीडीपी के अंदर वेलफेयर देखने को नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बच्चा लोग, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है। सब बच्चे एक बार फटाफट से एक बार सेशन को सारे बच्चे हर जगह पर शेयर कर दो। लास्ट बार सारे बच्चे एक बार सेशन को क्या कर दो, हर जगह पर शेयर करो भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, if the government implements a tax cut and people use most of their extra money to increase their consumption, this suggestion about the MPC that, ये क्या सजेस्ट करता है हमारे MPC के बारे में? और अगर मैं MPC की बात करता हूं तो MPC का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल। MPC का मतलब क्या हुआ बेटा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब क्या हुआ यहां पर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी के बारे में क्या सजेस्ट करता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में हमें क्या सजेशन मिलती है?
व्हाट सजेशन वी बेसिकली गेट अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में हमें क्या सजेशन मिलती है, व्हाट सजेशन वी गेट अबाउट दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या बोला गया, अगर सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, टैक्स रेट के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द टैक्स रेट के अंदर अगर आप लोग को रिडक्शन होता हुआ दिखे तो इसकी वजह से आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर टैक्स कट लगाया जाता है, राइट, तो पीपल यूज मोस्ट ऑफ देयर एक्स्ट्रा इनकम, ज्यादा कर जो लोगों के द्वारा जो उनकी एक्स्ट्रा इनकम है उसको अपनी कंजप्शन के ऊपर यूज किया जाएगा। यानी कि इसको ऐसा समझो कि अगर मान लो मेरे पास पहले जो इनकम हुआ करती थी वो 100 रुपए हुआ करती थी, कितनी हुआ करती थी, 100 रुपए। सरकार इसके ऊपर पहले 20% टैक्स लेती थी, तो मेरे पास जो पैसा बचता था वो बचता था 80 रुपए। अब सरकार ने क्या बोला कि भैया अब हम 100 रुपए के ऊपर 20% टैक्स ना लेकर 10% टैक्स लेंगे, तो अब मेरे पास जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा, 90 रुपए बचेगा। और 90 रुपए बचने का मतलब क्या है कि मेरी 10 रुपए से मेरी जो कंजप्शन है, 10 रुपए से जो मेरी कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 10 रुपए से मेरी कंजप्शन क्या हो जाएगी, यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ती हुई आप लोग को नजर में आने वाली है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाता है कि इसकी वजह से द यूज ऑफ देयर एक्स्ट्रा मनी, ये जो एक्स्ट्रा मनी का यूज किया जाएगा कंजप्शन को बढ़ाने में, ये क्या बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। एमपीसी के बारे में क्या बताता है, सर ग्राफ पेन से बनाए या पेंसिल से, पेन से बनाओ पेंसिल से बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस चीज से पड़ता है, फर्क इस चीज से नहीं पड़ेगा कि आपने पेन से बनाया या पेंसिल से बनाया है, फर्क इस चीज से बनता है कि आप लोगों ने सही बनाया या गलत बनाया है, वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, तो बोलता है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन, कहता है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इट इज लो, राइट, इंडिकेटिंग पीपल प्रेफर सेविंग ओवर स्पेंडिंग। और तीसरा क्या, इट इज नेगेटिव, इंडिकेटिंग पीपल्स आर डिक्रीजिंग देयर कंजप्शन। और इट इज हाई, इंडिकेटिंग पीपल्स आर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन दी इनकम, राइट। अगर टैक्स कट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, अगर टैक्स के अंदर रिडक्शन होता है तो टैक्स रिडक्शन की वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी और लोग जो है वो ज्यादा पैसा क्या कर पाएंगे, खर्च कर पाएंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज हाई, जो ये दिखाता है कि लोग जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है किसके लिए, चेंजेस इन इनकम के लिए। और वो जो चेंज आया है इनकम में, उस चेंज को वो पॉजिटिवली क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी कंजप्शन के ऊपर। इसलिए डी ऑप्शन जो रहेगा यहां पर क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अ पॉजिटिव बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंडिकेट दैट। अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करता हूं मेरे बच्चों, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर हमारे पास 3 तरह के अकाउंट देखने को मिलता है। करंट अकाउंट देखने को मिलता है, एक कैपिटल अकाउंट देखने को मिलता है और एक हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर करंट अकाउंट के अंदर, किसके अंदर, अगर करंट अकाउंट के अंदर अगर आपको पॉजिटिव बैलेंस दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, करंट अकाउंट के अंदर अगर आप लोग को पॉजिटिव बैलेंस दिखाया जा रहा है या फिर करंट अकाउंट के अंदर अगर आप लोग पॉजिटिव बैलेंस देख रहे हो, तो क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री इंडिकेट क्या दर्शाता है, वो दिखाता है कि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव है, वो करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर रही है। तीसरा दिखाता है इट इज एक्सपीरियंसिंग अ बजटरी सरप्लस, बजट सरप्लस देखने को मिल रहा है, या फिर इट इज रिसीविंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन इट इज मेकिंग अब्रॉड, यानी कि ज्यादा पैसा बाहर से आ रहा है हमारे पास एज कंपेयर टू ज्यादा पैसा हम बाहर भेज रहे हैं। अगर मैंने आप लोग को पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर चाहे हम करंट अकाउंट की बात कर लें, चाहे हम कैपिटल अकाउंट की बात कर लें, किसी भी अकाउंट की चर्चा हमारे द्वारा की जाए, अगर हमारे पास पैसा आता है तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है, क्रेडिट आइटम के तौर पर दिखाया जाता है। वहीं पर अगर हमारे यहां से पैसा जाता है तो उसको डेबिट आइटम के तौर पर दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, डेबिट आइटम के तौर पर दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है, डेबिट आइटम के तौर पर हम लोग इसे क्या करते हैं, दिखाते हैं। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, ठीक है, चलिए क्लियर है इतनी बात, चलिए समझ में आ रहा है क्या, चलिए
तो अब इसकी वजह से क्या पता चलता है हमें, इससे क्या पता चलता है कि अगर कैपिटल अकाउंट अगर हमारा पॉजिटिव है, कैपिटल अकाउंट क्या है हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बैलेंस हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर देखने को मिल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि भैया हमें ज्यादा पैसा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने को मिल रहा है और ज्यादा पैसा हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर हमारी कंट्री के अंदर आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर अगर कैपिटल अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है, अब आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए है ना, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट करो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंशिएट करो। इसके साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के पास क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ये याद रखना इस चैप्टर से क्या क्या बनेगा कि ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब क्या होता है, या फिर वो आपको कुछ ट्रांजैक्शन दे देगा, वो कुछ ट्रांजैक्शंस आप लोग को दे देगा और उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर आपको बोलेगा कि बताओ कि ऑटोनॉमस आइटम है या फिर एकोमोडेटिंग आइटम है, किस तरह के आइटम है, राइट। चलिए तो यहां पर क्या होगा बेटा, इट विल रिसीव, राइट, इट इज, इसका मतलब है कि इट इज रिसीविंग मोर ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन मेकिंग अब्रॉड, ज्यादा पैसा आ रहा है देन मेकिंग इट अब्रॉड। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द वेब ऑफ फाइनेंशियल इंटरेक्शंस when individuals harmoniously enters into agreement to honor the repayment of a loan at a designated point in the future, they are engaging in which pivotal function of money? मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, देखो बच्चा मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन देखो यहां पर आपको एक सिचुएशन दे दी, क्या दे दी, एक सिचुएशन दे दी और सिचुएशन के आधार पर आप लोगों से क्वेश्चन को पूछा, एक सिचुएशन बनाकर आप लोगों से क्वेश्चन को एग्जामिनर यहां पर पूछ रहा है। यहां पर एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि भैया ये कौन सा फंक्शन मनी का है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में आपको एग्जामिनर जो है वो आप लोगों से क्या कर सकता है, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन से ना पूछकर वो आप लोगों से इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट करके। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? ऐसे रिप्रेजेंट करके इनडायरेक्टली भी आपके द्वारा क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। और क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर्स की बात हो रही है, यानी कि हम फ्यूचर पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर पेमेंट का मतलब क्या होता है, मनी का कौन सा फंक्शन है जो फ्यूचर पेमेंट के बारे में बात करता है। अ सेफ प्लेस टू कीप द वेल्थ, ये बताता है। अ टूल दैट हेल्प टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों की वैल्यू को कंपेयर करने में मदद करता है, राइट। क्या बोलता है, अ ब्रिज बिटवीन पीपल हु वांट टू बाय थिंग्स एंड पीपल हु वांट टू सेल थिंग। मनी जो है वो दोनों के बीच में, परचेजर के बीच में और सेलर के बीच में एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, राइट। दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है ताकि लोग अपने ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाए। और a steady foundation that helps to agree on how to settle debts or loan at a later date और future date। तो भैया हमें एक चीज पता चल रहा है, ये फ्यूचर डेट की बात कर रहा है, फ्यूचर डेट की बात कर रहा है कि फ्यूचर में किस तरह से पेमेंट को सेटल करना है, यानी कि ये डेफर्ड पेमेंट्स के बारे में बात करता है। और जब डेफर्ड पेमेंट की बात होती है, इसका मतलब ये मनी का कौन सा फंक्शन है, दैट इट बेसिकली एक्ट एज अ स्टडी फाउंडेशन, जो हेल्प करता है हमें या फिर मदद करता है हमें किसी भी पेमेंट को फ्यूचर में करने के लिए, क्या करने के लिए, फ्यूचर को करने के लिए। तो ये कौन सा फंक्शन है, दैट इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट। कैसे एक्ट करता है, स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट के तौर पर एक्ट करता है। मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड के तौर पर काम करता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, कैसे कैसे आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो। चलिए सर अगला क्वेश्चन देख लो, यहां पर क्या बोलता है कि पंजाब नेशनल बैंक रिसीव्स अ डिपॉजिट ऑफ 80,000 एंड द रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%। रिजर्व रिक्वायरमेंट कितने की है, 10% है। इफ द बैंक डिसाइड टू होल्ड रिजर्व इक्वल टू 20% ऑफ द डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट, हाउ मच एक्सेस रिजर्व डज द बैंक होल्ड। कितना एक्सेस रिजर्व बैंक को अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा, कितना एक्सेस रिजर्व बैंक को अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके पास जो टोटल डिपॉजिट आती है वो कितनी आती है, 80,000 आती है। कितनी आती है, 80,000 रुपए की डिपॉजिट आती है, राइट।
और जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 10% की है। कितनी है, 10% की है। ठीक है सर, तो 10% के हिसाब से इसको अपने पास कितना पैसा रखना चाहिए था, 8,000 रुपये रखना चाहिए था। लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक अपने पास रिजर्व रखता है। कितने की रिजर्व रखता है, 20% की रिजर्व रखता है। बैंक बोलता है कि भैया मैं 10% की रिजर्व ना रखकर मैं अपने पास 20% की रिजर्व रखूंगा और 20% के हिसाब से इसकी वैल्यू होनी चाहिए 16,000 रुपये। क्या होनी चाहिए, 16,000 रुपये होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितना एक्सेस रिजर्व जो है वो बैंक अपने पास होल्ड करके रख रहा है। तो एक्सेस रिजर्व कितना अपने पास होल्ड करके रख रहा है, तो मैं बता सकता हूं कि सर 16,000 में से अगर मैं 8,000 को माइनस कर देता हूं तो एक्सेस वैल्यू कितनी निकल कर आती है, हमारी 8,000 निकल कर आती है। कितनी निकल कर आती है, 8,000 वैल्यू निकल कर आती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या रहने वाला है, बी बिल्कुल इसका सही उत्तर रहने वाला है। बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है। राइट अरे इसका आंसर पता था, अच्छा पता था, क्या बात है। राइट कितना एक्सेस रिजर्व रखना पड़ेगा, 8,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो अपने पास रखकर चल रहा है। कितना होना चाहिए था रिजर्व, 8,000 होना चाहिए था। रिजर्व है कितना, 16,000। कितना एक्स्ट्रा है, डिफरेंस कितना है, 8,000 का डिफरेंस है। कितने का है, 8,000 का। चलिए आता है, बहुत बढ़िया बात है बेटा। फिर तो तुम बिल्कुल बल्ले बल्ले करने वाले हो कल पेपर के अंदर। ऐसे पेपर आने वाला है कल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है द इंटरेक्शन बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस लेवल एंड द डायनेमिक ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज इंटरकनेक्टेड एस। देखो बेटा, जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट दो पर्सपेक्टिव से समझा जाता है। एग्रीगेट डिमांड जिसे कि एडी बोला जाता है, एडी के कॉन्सेप्ट को हम लोग दो पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। एक तो प्राइस के साथ हम लोगों ने समझने की कोशिश करते हैं और दूसरा इनकम के साथ। किसके साथ में, इनकम के साथ समझने का कोशिश करते हैं एग्रीगेट डिमांड के रिलेशनशिप को। प्राइस के साथ में डिमांड का कैसे रिलेशनशिप होता है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेगेटिव रिलेशनशिप हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से समझा दो सर। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से समझा दो। 8वें क्वेश्चन पे तो अभी आए नहीं बेटा, अभी तो 7वें क्वेश्चन के ऊपर है। तो इससे क्या पता चलता है, किसके बीच में, कहता था कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस लेवल का कॉन्सेप्ट और जो एग्रीगेट डिमांड एक इकोनॉमी के अंदर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप हम लोगों को समझ में आती है। तो क्या होता है, कहता था प्राइस लेवल इंक्रीजेस, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। अगर प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारी बढ़ेगी। क्या ये तथ्य बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत बात है। अगर हमारा प्राइस लेवल बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है। प्राइस लेवल कम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। ठीक है सर। अगर डिमांड चेंजेस इन द प्राइस लेवल हैज नो इंपैक्ट ऑन द एग्रीगेट डिमांड, प्राइस का कोई लेना देना नहीं होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड इज अनप्रेडिक्टेबल। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। इनफैक्ट हम लोग जब डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, जब हम लोग डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्राइस के साथ में जो हमारे डिमांड का रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है उसके कंपैरिजन में हमारी डिमांड कम होती है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी। और यहां पर लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कंडीशन सिट्रस पेरिबस की। किसकी मानते हैं, सिट्रस पेरिबस की कंडीशन मानते हैं। इसका मतलब है कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ देखा जा रहा है, प्राइस का क्वांटिटी डिमांड या फिर डिमांड के साथ रिलेशनशिप देखा जा रहा है। यहां पर भी एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के साथ में रिलेशनशिप क्या कहेगा, अगर प्राइस हमारा बढ़ता है तो इसके कंपैरिजन में हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर प्राइस लेवल बढ़ता है इसके साथ में एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर है इसका, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर इसका रहने वाला है। आ रही है बात समझ में, क्लियर 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 क्लियर, बताओ भैया सबको क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर द इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय इंटरनेशनल बोरोइंग ऑन द फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई विद इन एन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड व्हेन it minimally affect the supply of the foreign exchange, it tend to diminish the supply of the foreign exchange, it intends to increase the supply of the foreign exchange, or confined solely to alternations or confined solely to the alterations in the supply of the domestic currency।
क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। कहता है क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव पड़ता है किसका, इंटरनेशनल बोरोइंग्स का, किसके ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई के ऊपर। सप्लाई के ऊपर जो हमारी इंटरनेशनल बोरोइंग्स है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो सप्लाई की वजह से क्या होगा, हमारी जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या बोला जा सकता है, इट विल टेंड्स टू डिमिनिश द सप्लाई। क्या होगा, हमारी सप्लाई के अंदर क्या आएगा बच्चा, डिमिनिश द सप्लाई ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज, राइट। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को क्या करेगा, ये कम करेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, गिवन एन इकोनॉमी विद अ कंजप्शन फंक्शन। एक इकोनॉमी के अंदर हमें क्या दे दिया, कंजप्शन फंक्शन दे दिया, c इज इक्वल टू 750 प्लस 0.5y, वेयर c रिप्रेजेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। c क्या दिखाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिखाता है, y रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को, और i दिखाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि i दिखाया जाता है किससे, 2300 से। व्हाट शुड बी द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर होना चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर। इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर आप लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल। हमें पता है कि सर अगर इक्विलिब्रियम लेवल की बात की जाती है तो इक्विलिब्रियम लेवल पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। इसको हम लोग इनकम के साथ भी रिलेट करके बता सकते हैं, और इनकम क्या होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या होती है, हमारी कंजप्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं तो हमारी इनकम निकल कर आती है। अब यहां पर बात की जाती है किसकी, इनकम की बात की जा रही है और कंजप्शन फंक्शन की। हमें पता है कि y इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, 750 प्लस 0.5y, और इसके अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करना है जो कितना है, 2300 रुपए का है। कितने का है, 2300 रुपए का है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 2300 और साथ 3000, और ये हो गया 3050। कितनी वैल्यू है इसकी, 3050 जो है वो इसकी वैल्यू आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल रही है, राइट। क्या मिल रही है, 3050 आप लोगों को इसकी वैल्यू देखने के लिए यहां पर मिल रही है। अब आप लोग यहां से अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 3050 डिवाइडेड बाय 0.5, हटाओ इसे तो ये हो गया 2, 10 है ना, और 5 और 2 10, कितना आ गया, 6100। कितनी वैल्यू निकल कर आएगी आपकी यहां पर, 6100 वैल्यू निकल कर आएगी इनकम की, राइट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा है आप लोगों से, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा है जब इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर, राइट। तो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर जो हमें कंजप्शन दे रखी है वो कितनी है, 750 प्लस, राइट, कितनी हो जाएगी, कंजप्शन इज इक्वल टू 750 प्लस 0.5y। तो कंजप्शन कितनी हुई बच्चा लोग, 750 के अंदर 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ में, 6100 के साथ में। किसके साथ करूंगा, 6100 के साथ में। ये वैल्यू आ जाएगी 750 प्लस 3050। एग्जैक्ट वैल्यू कितने निकल कर आती है यहां पर, 3800 रुपए। कितने निकल कर आती है, 3800 रुपए। 3800 जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, राइट आंसर 3800 होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कंजप्शन लेवल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम के अंदर निकल कर आएगा बच्चा लोग 3800 रुपए। कितना निकल कर आएगा, 3800 रुपए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का किसका, एमसीक्यू का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, कुछ तो कहता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस के संदर्भ में आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है। और आप लोगों को पता है कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट्स। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात करती है वन साइडेड पेमेंट्स की। किसकी बात करती है, वन साइडेड पेमेंट्स की बात इसके अंदर की जाती है। यहां पर पूछता है, क्या पूछता है कि सर कौन सा रिप्रेजेंट करता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को। तो फंड्स ट्रांसफर्ड इंटरनेशनली एज लोन फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर्स एंड इंटरेस्ट रेट,
ट्रेड ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज, पेमेंट मेड बाय वन पार्टी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इन द फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंट्री इन द स्टॉक मार्केट ऑफ एन अनदर कंट्री, यानी कि दूसरी कंट्री के शेयर मार्केट के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोला जाता है, वन साइडेड पेमेंट बोला जाता है। क्या ऐसा होता है क्या? अब यहां पर समझना बच्चे, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की जब हम लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं वन साइडेड पेमेंट की। किसकी बात करते हैं? वन साइडेड पेमेंट की, यानी कि इसके बदले में कुछ चीज हम लोग रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ और एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एक इंटरनेशनल के रेफरेंस में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जनरली क्या क्या आता है। जैसे हमारी ग्रांट्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारी डोनेशंस है, राइट। ये सारी की सारी चीजें, चैरिटी है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शंस क्या है? वन साइडेड है। कैसी है ये? वन साइडेड ट्रांजेक्शंस है, वन साइडेड पेमेंट है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कैसी है? वन साइडेड पेमेंट है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है कि भैया एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को पेमेंट की जाती है या फिर पार्टी को कुछ दिया जाता है बिना कुछ इसके बदले में एक्सपेक्ट करते हुए फ्यूचर के लिए, बिना कुछ इसके बदले में फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट करते हुए, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब एक चीज जरा सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन इसके रेफरेंस में, इसके संदर्भ में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और उस क्वेश्चन को सारे बच्चे मुझे एक बार बताना। क्या बताओगे कि सर अगर मैं ओल्ड एज पेंशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? ओल्ड एज पेंशन की बात करता हूं, और दूसरी तरफ मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं एक रिटायर्ड पर्सन की पेंशन की। किसकी बात करता हूं? एक रिटायर्ड पर्सन की पेंशन की बात करता हूं। रिटायर्ड पर्सन को जो पेंशन मिलती है उसकी चर्चा आप लोगों के साथ में करता हूं। तो ओल्ड एज पेंशन और रिटायर्ड पर्सन की जो पेंशन है, इन पेंशन के बीच में क्या दोनों ट्रांजैक्शंस या फिर ये दोनों जो आपको चीजें यहां पर बताई जा रही है, ये क्या हमारे पास फैक्टर पेमेंट होती है या फैक्टर इनकम के तौर पर इसे दिखाया जाता है? क्या ये फैक्टर पेमेंट है? क्या ये फैक्टर पेमेंट है या फिर ये ट्रांसफर पेमेंट है? क्या है ये? फैक्टर पेमेंट है या फिर ये ट्रांसफर पेमेंट है? बताओ एक बार फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके। कितने बच्चे कहते हैं कि ये दोनों ट्रांजैक्शन फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट है? कितने बच्चे कहते हैं कि दोनों ट्रांजैक्शन फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ सारे बच्चे। आंसर तो सब कर रहे हैं कि सी आंसर होगा, लेकिन एक बार मुझे फटाफट से ये बताओ कि सर ओल्ड एज पेंशन और रिटायर्ड पर्सन की जो पेंशन है वो किस कैटेगरी के अंदर जाती है? वो ओल्ड एज पेंशन के अंदर जाती है या फिर वो हमारी फैक्टर पेमेंट के अंदर जाती है या वो ट्रांसफर पेमेंट के अंदर जाती है? फैक्टर पेमेंट के अंदर, फैक्टर पेमेंट के अंदर, ट्रांसफर पेमेंट के अंदर। कर लो हितेन, मैं क्या बताऊं, चौधरी इग्नोर ना करो। अच्छा, फर्स्ट वाले को ट्रांसफर बोलेंगे और सेकंड वाले को फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। ट्रांसफर पेमेंट ओनली ओल्ड एज पेंशन, बहुत बढ़िया। फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, सारे जाओ जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा CUT 2129। चलिए फर्स्ट ट्रांसफर पेमेंट, मेरे बच्चों ध्यान से समझना। ओल्ड एज पेंशन की जब बात की जाती है और सरकार के द्वारा यानी कि हमारी भारत सरकार के द्वारा अगर पेमेंट की जाए, है ना, अगर ओल्ड एज पेंशन, सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है लोगों को, देती है या नहीं देती है? देती है सर। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ सर, जैसे कि सर वृद्ध औरतों के लिए, वृद्ध जो सिटीजन है उनके लिए पेंशन सरकार लगाती है 1500 रुपए। क्या इसके बदले में वो किसी भी तरह की मेहनत कर रहे हैं इस 1500 रुपए को कमाने के लिए? क्या उनके द्वारा किसी भी तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस पैसे को कमाने के लिए? नहीं सर, किसी भी तरह के एफर्ट्स नहीं किए जाते हैं। तो भैया ये जो जाती है किसके अंदर जाती है? ये ट्रांसफर पेमेंट की कैटेगरी के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है? ट्रांसफर पेमेंट की कैटेगरी के अंदर जाती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं रिटायर्ड पर्सन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? रिटायर्ड पर्सन की अगर बात करता हूं और रिटायर्ड पर्सन के द्वारा पेंशन अगर उन्हें मिलती है, तो रिटायर्ड पर्सन की पेंशन हमारी किस कैटेगरी के अंदर जाती है? बताओ भैया, रिटायर्ड पर्सन की जो पेंशन है वो किस कैटेगरी के अंदर हमारी जाने वाली है? राइट, जल्दी से फटाफट से बताओ, रिटायर्ड पर्सन की जो पेंशन है वो किस कैटेगरी के अंदर जाने वाली है? तो जब एक रिटायर्ड पर्सन को पेंशन मिलती है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इन पर्सन्स के द्वारा जो ये आज इन लोगों को पैसा रिसीव हो रहा है, इससे रिलेटेड जो सर्विसेज है ये ऑलरेडी पास्ट में दे चुके हैं। ऑलरेडी ये सर्विसेज इनके द्वारा पास्ट में दे चुके हैं जब ये जॉब करते थे। यानी कि अगर मान लो कोई एक डिफेंस का पर्सन है, कौन है? एक डिफेंस का पर्सन है जो जॉब करता है, उसके द्वारा हम लोग ये मान लेंगे कि जब वो जॉब में काम करता था, जिस टाइम पर वो वर्किंग था, तो आज जो उस व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, इससे रिलेटेड सेवाएं ये पहले ही पास्ट में दे चुका है। इसीलिए ओल्ड एज पेंशन को हम लोग ट्रांसफर पेमेंट के अंदर
ट्रांसफर पेमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, और रिटायर्ड पर्सन के जो पेंशन मिलती है उसे हम लोग फैक्टर इनकम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहां पर मतलब है कि पेमेंट मेड बाय वन पार्टी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न इन दी फ्यूचर। यहां पर हम लोग फ्यूचर में कोई भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और अगला क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए क्या कहता है, इलिसिडेट। देखो मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आ गया, ये सैंपल पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ गया, राइट। सैंपल पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलिसिडेट, कहता है डिटेल में बताओ क्या डिफरेंस किसके बीच में, ऑटोनोमस आइटम्स के बीच में और एकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में डिफरेंस बताओ कंसर्निंग अ कंट्रीज नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो एग्जांपल दो जो कंट्री की इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को दर्शाता हो। फटाफट से बताओ सारे बच्चे भैया। बार बार ये क्वेश्चन बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया। अब देखो इसका आंसर कैसे कर रहा है, ऐसे ही पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो खुश हो जाना, और खुश होकर सबसे पहले मुझे थैंक यू बोलना, और थैंक यू बोलने के बाद इस क्वेश्चन को ऐसे ही चिपका के आ जाना। बिल्कुल चिपकाना कैसे है, सबसे पहले ऐसे लिखना बेटा बेसिस, दूसरा लिखना ऑटोनोमस आइटम्स, और तीसरी टाइप लिखना एकोमोडेटिंग आइटम्स, है ना। एक आप सब रूलर तो लेकर जाएंगे, स्केल लेकर जाएंगे, स्केल से लाइन बनाना, और लाइन बनाने क्या लिखना, सबसे पहले लिखना किसके आधार पर मैं इनके बीच में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो आप पहले बोलना मैं मतलब के आधार पर, अगर मैं ऑटोनोमस को और एकोमोडेटिंग की बात करता हूं तो इनके मतलब के आधार पर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात की जाती है ऑटोनोमस आइटम्स की। तो ऑटोनोमस आइटम्स हमें पता है ये वो आइटम्स होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो कि प्रॉफिट के मोटिव से की जाती है। दीस ट्रांजेक्शंस आर बेसिकली डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के मोटिव से जो आइटम्स ट्रांजैक्शंस की जाए उसे एकोमोडेटिंग, उसे हम लोग ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं। तो ऑटोनोमस आइटम्स रेफर करता है उस आइटम्स को जो टेक प्लेस करती है ड्यू टू सम इकोनॉमिक रीजंस सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जैसे कि प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के ऑब्जेक्टिव से इन ट्रांजैक्शंस को किया जा सकता है। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एकोमोडेटिंग आइटम्स की, तो एकोमोडेटिंग आइटम्स जनरली उन आइटम्स को बोला जाता है जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए यूज की जाती है। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स रेफर टू दोस आइटम्स दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन दी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। जो हमारी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से जो सरप्लस और डेफिसिट आता है, उस सरप्लस और डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एकोमोडेटिंग आइटम्स का। दीज आर द रिजल्ट ऑफ दी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब कि सर ये जो एकोमोडेटिंग आइटम्स हमारे पास जनरेट होती है या फिर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो हमारे पास, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो हमारे पास आती है वो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्या बोलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट से इंडिपेंडेंट होती है, और लेकिन ये वाली जो ट्रांजैक्शंस होती है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होती है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है किसकी मदद से, एकोमोडेटिंग आइटम्स की मदद से, राइट। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल क्या है यहाँ पर, राइट। इसको अबव द लाइन आइटम्स बोला जाता है। पूछा जाता है और पूछा जा सकता है वन मार्कर क्वेश्चंस के फॉर्म में। याद रखना, वन मार्कर क्वेश्चंस के फॉर्म में आप लोगों से ये चीज पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है कि सर अबव द लाइन आइटम्स किसे बोला जाता है और बिलो द लाइन आइटम किसे बोला जाता है। तो भैया जो हमारी ऑटोनोमस आइटम्स होती है इसे अबव द लाइन आइटम बोला जाता है, और एकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स हम लोग बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इसका उदाहरण के तौर पर देखी जा सकती है, राइट। बिलो द लाइन आइटम बोला जाता है जैसे कि फॉरेन, राइट, फॉर एग्जांपल रिसीविंग फॉरेन एड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्युमुलेशन, राइट। अगर हम बाहर से मदद लेते हैं, हमें किसी भी तरह की एड मिलती है, उस एड को जनरली बैलेंस करने के लिए यूज किया जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए क्या कहता है, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आप लोग एक चीज देख रहे हैं, आप लोग एक चीज ध्यान से समझो, और आप लोग क्या एक चीज समझ पा रहे हो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कुछ चैप्टर्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेशनल इनकम का चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला चैप्टर है। यहां पर 4 मार्कर के क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप लोगों से यहां पर पूछ लिया गया इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर निकाल कर दिखाओ एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। एक्सपेंडिचर मेथड के अनुसार आप लोग निकाल कर बताओ क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या निकाल कर दिखाओ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और देखो बच्चा, मुझे क्या लगता है कि कल तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं यहां पर रिवील कर देता हूं। मुझे ऐसा लगता है, अंदर से ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि तुम्हारे पेपर के अंदर नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन आएगा वो इनकम मेथड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तुम्हें कहां से देखने को मिलेगा, इनकम मेथड से तुम लोगों को क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है आपके पेपर के अंदर। किससे देखने को मिल सकता है, इनकम मेथड से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए इनकम मेथड एक बार रिवाइज कर लेना, आज फिर से एक बार रिवाइज कर देना। वैसे तो सारे ही मेथड करने हैं, लेकिन इनकम मेथड्स अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो इनकम मेथड एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो क्या बोलता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हमारा प्राइवेट के द्वारा जो फाइनल कंजप्शन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, वो 9800 रुपए का है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो 12000 रुपए का है। चेंज इन स्टॉक जो है वो आपको यहां पर 275 का दिया हुआ है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपको 875 का दे रखा है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आप लोग को 600 का दे रखा है। नेट एक्सपोर्ट आपको -90 दे रखा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप लोग को 790 दे रखा है। और इसके संदर्भ में क्या कहता है कि अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, अगर आप इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो घबराओ मत, कहता है एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसका आंसर कर दो। क्या कहता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल वे टू अवॉइड इट। और डबल काउंटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो डबल काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली हमें वैल्यू एडेड मेथड के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हम लोग बात करते हैं डबल काउंटिंग की। जो डबल काउंटिंग की समस्या आती है वो कहां पर आती है, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर डबल काउंटिंग की समस्या देखी जाती है। तो इसका आंसर क्या है कि सर हम लोग दोनों में से किसी एक मेथड का यूज कर लें, या तो हम लोग एडिशन मेथड का यूज कर लें कि हर जगह पर कहां पर वैल्यू ऐड की जा रही है, या फिर हम लोग फाइनल गुड्स को ही अपनी कंप्यूटेशन के अंदर इंक्लूड करें नेशनल इनकम को निकालते टाइम पर। जब हमारे द्वारा नेशनल इनकम को कंप्यूट किया जाए तो नेशनल इनकम कंप्यूटेशन करते टाइम पर हम फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करें, वैल्यू एडिशन को वहां पर कंसीडर ना करें। और दूसरा क्या है कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, सूस कह रहे हैं कि सब कोई मैग्नेट ब्रेन आओ, है ना बेटा, तुझे पढ़ना नहीं है मेरे बच्चे तो तू चला जा, है ना, वहां से, या फिर भेजा गया है तुझे कि तू चले जा और वहां पे जाकर ऐसा बोल, है ना। जिसको नहीं पढ़ना है वो जाओ, लेकिन जिसको पढ़ना है, जितने बच्चे मेरे प्यार से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ने दो यार शांति से, राइट। मैं चाहता ही नहीं कि हर किसी के, राइट, हर कोई बहुत अच्छा करे, है ना, लेकिन जो अच्छा करना चाहता है, जिसको टाइम पास कर रहा है, यहां पर कमेंट के अंदर आप देखना मैं कभी भी कमेंट में रिप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है ना। क्यों नहीं करता हूं, इसके पीछे का रीजन है। रीजन क्या है कि सर जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लेने दो, राइट। तो अब आप लोगों को यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर जनरली एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले एक्सपेंडिचर की बात करनी है और टोटल एक्सपेंडिचर को यहां पर कंसिडर करना है। और जब टोटल एक्सपेंडिचर की, चलिए बात क्लियर है या नहीं है, बात क्लियर है या नहीं है। चलिए, तो भैया कुछ बच्चे जो स्पैम कर रहे हैं क्लास के अंदर, चलिए चले क्या, चलिए चले आगे करें, चलिए तो वहीं पढ़ो ना बेटा जाकर, क्या दिक्कत है। जिनको दिक्कत है, जिनको किसी और से पढ़ना है वो पढ़ो। मैंने किसी को रखा थोड़ी है यहाँ पर, रोका थोड़ी है किसी को कि भैया आप लोग मत पढ़ाई करो। जिनको जाना है वो जाओ, जिनको जाना है वो जाओ। लास्ट में देख लेंगे पेपर में मेरे बच्चे स्कोर करते हैं या फिर क्या होता है ना। जिसको जाना है वो जाओ, राइट, जिसको जाना है वो जाओ,
लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो मेरे साथ बने हैं वो रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, गोट की बात नहीं होती है बेटा, बात होती है स्टार्टिंग की, है ना। ठीक है, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स बहुत बेहतर हैं, सारे टीचर बहुत लाजवाब है, सब बहुत अच्छा करते हैं, है ना। सब टीचर अपने लेवल पर कोशिश करते हैं कि वो जितना बेस्ट दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए वो बेस्ट दें। ठीक है, अभी बच्चों के लिए टाइम यहां पर बर्बाद मत करो, जिसको जहां से पढ़ना है वो वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ऑप्शन आएगा या थ्योरी से, बेटा दोनों आ सकता है। राइट राइट, दोनों आ सकता है, ऐसा नहीं है। राइट, दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है। ठीक है, चलिए चलिए, चले क्या, आगे चले। बहुत बढ़िया सर। मुझे अगर आप लोग सोचोगे कि मुझे प्रोवोक कर सकते हो, तो मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते बेटा, मैं बहुत शांत रहने वाला इंसान हूं, मुझे प्रोवोक नहीं किया जा सकता, है ना। सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं बेटा, सारे टीचर बहुत लाजवाब होते हैं, इसीलिए वो टीचर्स हैं, सब पढ़ा रहे हैं, है ना। चलो हाँ, जल्दी जल्दी करवाते हैं बेटा तमन्ना, है ना। चलो अब आ जाओ यार, अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करता हूं तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, राइट, एक्सपेंडिचर, चलिए एक्सपेंडिचर मेथड की मैं बात करता हूं तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर मेरे बच्चे सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर करेंगे। और जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है सर, और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन की बात की है तो इसके अंदर हमें सारे के सारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, और हमारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अपन लोगों को क्या करना है, उन सबको ऐड करना है। ठीक है, उन सबको क्या करना है, अपन लोगों ने जोड़ना है, सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर इसको सबसे पहले ऐड करेंगे। तो हमें सबसे पहले जब क्या निकालना है, यहां पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते टाइम पर हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड करो। और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन को ऐड करते के साथ ही आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को भी क्या करना है, ऐड करना है। राइट, क्या करना है, ऐड करना है। और उसके बाद आप ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, और चेंज इन स्टॉक, तो कितना भैया कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन कितने का है, 875 का है, ये ऐड करोगे। इसके साथ में आप लोगों ने क्या करना है, चेंज इन कैपिटल देखो कि कैपिटल स्टॉक के अंदर कितना चेंज आ रहा है, स्टॉक के अंदर कितना चेंज आ रहा है, यानी कि डेल्टा स्टॉक। आप लोगों को क्या करना है, यहां पर डेल्टा स्टॉक को इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। चेंज इन स्टॉक को भी इसके अंदर क्या करना है, इंक्लूड करना है। राइट, जब आप इन सब चीजों को यहां पर इंक्लूड करोगे और यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, इंपोर्ट को माइनस करेंगे। चलिए क्लियर है इतना, चलिए क्लियर है इतनी बात। तो इसको अपन लोग जैसे ही ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो हमारी कितने निकल कर आएगी, इसको ऐड करो। राइट, इनके समेशन करके जो आपकी जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, वो निकल कर आएगा कितना, ओवरऑल 22,860। कितना निकल कर आएगा, 22,860 रुपए की वैल्यू आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बच्चा पूछ रहा था कि डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है, कई बार सर मेरा नाम लीजिए, ये सब जो कमेंट में उल्टा बोल रहे हैं मेरे नाम से डर जाएंगे, प्लीज एक बार मेरा नाम लेकर। अरे भैया तू मान जा बेटा, आश मोहब्बत, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे यार। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलें। क्या डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो सर जब हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड की बात करते हैं, ये डबल काउंटिंग की जो दिक्कत आती है वो कब आती है, जब वैल्यू एडिशन मेथड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जब अपन लोग वैल्यू एडिशन मेथड की बात करते हैं। और वैल्यू एडिशन मेथड की जब बात की जाती है तो वैल्यू एडिशन मेथड के अंदर जनरली डबल काउंटिंग की दिक्कत आती है। अच्छा यहां पर क्या होता है, देखो जब हम लोग नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं ना, तो नेशनल इनकम को कंप्यूट करते टाइम पर या फिर नेशनल इनकम को निकालते टाइम पर हम लोगों को क्या करना होता है, जनरली हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्या करते हैं, उसके अंदर कंसीडर करते हैं। किसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को हमारे द्वारा नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर कंसीडर किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हमारे द्वारा वहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, वहां पर क्या नहीं किया जाता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो नेशनल इनकम निकालते टाइम पर,
नेशनल इनकम निकालते टाइम पर हम लोग किसको ऐड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन कई बार हमारे द्वारा क्या किया जाता है, दोनों वैल्यू को इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि हम लोग बाय मिस्टेक कई बार इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी कंसीडर कर लेते हैं और साथ ही साथ में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल गुड्स की वैल्यू को भी क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। दोनों की वैल्यू को यहां पर क्या कर लिया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है। और जब दोनों की वैल्यू को आप लोग इसके अंदर कंसीडर करते हैं, राइट, दोनों की वैल्यू को जब आप लोग इसके अंदर कंसीडर करते हैं तो कंसीडर करने की वजह से हमारी जो जीडीपी है, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आता है। क्या होता है, इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। क्या होता हुआ जाएगा, इंक्रीज होता हुआ नजर आता है। यानी कि डबल बार जब काउंटिंग हो जाएगी तो इससे हमारी जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कि गलत इंटरप्रिटेशन है। इकोनॉमी आपको इन्फ्लेटेड नजर आएगी, राइट, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अब देखो क्या होता है, तो क्या बोलता है, डबल काउंटिंग इज अ क्रिटिकल इशू दैट अराइजेस इन द कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम व्हेन सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो जब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या फिर ट्रांजैक्शंस को हम मल्टीपल बार क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेटेड एस्टिमेशन देखने को मिलता है हमारी कंट्री की टोटल इनकम का। यानी कि पूरी ओवरऑल कंट्री की इनकम की बात की जाए तो ओवरऑल कंट्री की इनकम हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो क्या बोलता है, दिस डिस्टॉर्शन कैन रिजल्ट in an inaccurate representation of the actual economic output and may mislead the policy makers and analyst। तो इसकी वजह से जो हमारे पॉलिसी मेकर्स एनालिस्ट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि भैया हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा इतनी बेहतर कैसे कर रही है ना। क्यों, क्योंकि सर एक्चुअल में तो ऐसी सिचुएशन है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमी आपको बढ़ती हुई इन्फ्लेटेड नजर आएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, इस सिचुएशन से बचना है, राइट। तो क्या बोलता है, द प्रैक्टिस और द प्रैक्टिकल वे टू अवॉइड डबल काउंटिंग इज, डबल काउंटिंग को अगर हम लोग को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को ही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो क्या बोलता है, बाय फोकसिंग ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वी कैन अवॉइड काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएटरी गुड्स मल्टीपल टाइम। तो मल्टीपल टाइम्स हम लोग गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम लोग या तो वैल्यू एडेड मेथड का यूज कर लें। दूसरा क्या है, फॉर एग्जांपल कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ अ स्मार्टफोन इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल। हम लोग रॉ मटेरियल या फिर कंपोनेंट या फिर फाइनल जो असेंबली है उसकी वैल्यू को ना कंसिडर करते हुए ऑटोमेटिकली फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को जब कंसिडर कर लें तो उससे भी हमारी डबल काउंटिंग जो है वो बच जाएगी। तो डबल काउंटिंग को बचाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि सर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करें, फाइनल गुड्स की वैल्यू को छोड़ दें, या तो हम लोग फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को कंसीडर करें और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को छोड़ दिया जाए। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ द नेशनल इनकम इज 250 करोड़, नेशनल इनकम अगर 250 करोड़ दे रखी है और सेविंग जो है वो 800 करोड़ है, 80 करोड़ है, फाइंड आउट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी निकालना है। और हमें यह पता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कंजप्शन बाय इनकम होता है। क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजप्शन बाय इनकम होता है। सेव सेंस में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर बात की जाए तो होता है कंजप्शन बाय, वो क्या होता है हमारा सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। क्या होता है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम होता है, राइट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात की जाए तो, एमपीसी की बात की जाए तो वो आता है हमारा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होता है। सेम सेंस पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात की जाए तो वो होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। क्लियर है? अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे कुछ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि जब नेशनल इनकम जो है वो राइज करती है 390 करोड़ से, तो सेविंग हमारी बढ़ जाती है कितने से, 115 करोड़, और सेविंग 115 करोड़ हो जाती है। व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां पर क्या होगा, ये यहां पर बात पूछी जा रही है, राइट। तो अब देखो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले बात करो कि जब हमारी नेशनल इनकम 250 थी तो हमारी सेविंग कितने की थी, 80 की थी। कितने की थी, 80 की थी। इसका मतलब जब हमारी इनकम 250 थी, इनकम हमारी 250 थी और हमारी सेविंग अगर
सेविंग हमारी कितने की है, 80 की है, तो डेफिनेट सी बात है हमारी जो कंजप्शन होगी वो कितनी होगी, 250 में से अगर मैं 80 को माइनस कर देता हूं तो कितने निकल कर आएगी, 170 निकल कर आएगी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां पर कितनी हो जाएगी, कंजप्शन यानी कि 170 डिवाइडेड बाय, कंजप्शन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, हमारी इनकम से, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमारी वैल्यू कितने निकल कर आती है, 0.68 निकल कर आती है। कितने निकल कर आती है, 0.68 वैल्यू हम लोग को देखने के लिए मिलती है। अब हमारी इनकम कितनी होगी, 390 होगी, और सेविंग कितनी होगी हमारी, 150 होगी। तो हमारी यहां पर कंजप्शन कितनी हो जाएगी सेकंड सिनेरियो के अंदर, तो 390 में से अगर मैं 115 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वैल्यू निकल कर आएगी 275 करोड़। और जब मैं 275 करोड़ को डिवाइड कर देता हूं किससे, 390 से, तो हमारी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां पर निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 0.70 आएगी। कितनी आएगी, 0.70 आएगी। क्या आएगी, 0.70 आएगी। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा है, क्या पूछा है आप लोगों से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पूछा है, तो वो होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। तो आप लोगों को देखना है कि एग्जैक्टली चेंज कितना है, सेविंग के अंदर कितना चेंज आया। तो इनिशियली जो आपकी फाइनल जो आपकी सेविंग हुई वो कितनी हुई, 115, राइट। इनिशियल सेविंग आपके पास कितनी दे रखी थी, 80 दे रखी थी। इनकम के अंदर कितना चेंज आया, पहले 390 दे रखा था, और अब कितना चेंज आया आपके पास, 250 आया। तो ओवरऑल चेंज अगर आप निकालते हो तो इसकी वैल्यू कितने निकल कर आती है, 115 में से अगर 80 गए तो 35 आएगा, और डेल्टा वाई अगर आप लोग निकालते हो तो कितना आएगा, 140 आएगा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आप लोग यहां पर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया इसके बेसिस पर एमपीसी निकालो, तो आपको पता है कि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एमपीएस की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली, तो आप लोग एमपीसी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। कैसे कैसे भैया, 1 माइनस एमपीएस करके, 1 माइनस एमपीएस करके आप लोग फाइनल इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए भैया आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए क्या कहता है, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक सिनेरियो। क्या क्वेश्चन है भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर इस पेपर के अंदर मुझे सबसे बेहतर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेहतर क्वेश्चन लगा, तो इस क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है। तो क्या बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक सिनेरियो व्हेन एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड, एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड सरपासेस एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन प्राइस लेवल, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो क्या बोला जाता है, एक ऐसा सिनेरियो बताओ, और इस क्वेश्चन के अंदर जो बच्चा इस क्वेश्चन को अगर मान लो ये पेपर के अंदर आता, और इस क्वेश्चन को जो बच्चा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाता, राइट, वो डेफिनेट सी बात था कि भैया अगर वो अच्छा बच्चा है तो भैया फिर वो 80 में से 80 पूरे पेपर के अंदर आसानी से लेकर आ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। पूरे पेपर के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन ये था। और दूसरी बात अगर की जाए तो यहां पर ऑप्शन के अंदर और वाला भी हालांकि क्वेश्चन है जो आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्या बोला जाता है, डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स टू टैकल अ सिनेरियो ऑफ डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस 4 specific measures that the Reserve Bank of India can employ to effective correct the situation। इफेक्टिवली सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए, इफेक्टिवली सिचुएशन को समझाने के लिए, राइट, आप लोगों को एक सिचुएशन माननी है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग को समझाना है। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है ये, मॉनेटरी पॉलिसी से आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स दोनों को बेहतर तरीके से समझाना है। क्या करना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स दोनों को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन आपको पहले वाले क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं कि सर एक्स पोस्ट, क्या बोला जाता है कि एक ऐसा सिनेरियो बताओ जहां पर एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, राइट। यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमारे से ज्यादा हो गई, किससे, हमारी एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई से। तो क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लो कि जब एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सीड करती है एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई से एक इकोनॉमी के अंदर, तो इसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर टोटल डिमांड जो है वो गुड्स और सर्विसेज की, यानी कि हमारे पास क्या होगी, इसका मतलब क्या है कि हमारी टोटल डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की वो ज्यादा है। टोटल डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर, राइट, एज कंपेयर टू द सप्लाई।
राइट, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देम इन द शॉर्ट रन, राइट, कैपेसिटी से ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है, कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, राइट। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, डिमांड ज्यादा है भैया लेकिन उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है, और जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, जाहिर सी बात है सबसे पहला इंपैक्ट उसके प्राइस लेवल के ऊपर देखने के लिए मिल सकता है, उसका प्राइस लेवल बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर में आएगा, तो प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स विल इंक्रीज, राइट, प्राइस लेवल आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। सेकेंड थिंग से अगर आप लोग की बात की जाए तो अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली देयर विल बी शॉर्टेज, क्या देखने को मिल सकती है आप लोगों को, शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, देयर कैन बी शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट और शॉर्टेज ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी, राइट, प्रोडक्ट्स और गुड्स की शॉर्टेज आप लोगों को इकोनॉमी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, देयर कैन बी शॉर्टेज। तीसरा क्या है, राइट, तीसरा, राइट, इंप्लॉयमेंट जो है वो आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इंप्लॉयमेंट क्यों बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सर डिमांड ज्यादा है, तो बढ़ती हुई डिमांड के अंदर अगर पोटेंशियल इकोनॉमी है और इकोनॉमी के अंदर अभी भी पोटेंशियल है चीजों को प्रोड्यूस करने की, तो डेफिनेट सी बात है जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको कैटर किया जाएगा, उस बढ़ती हुई डिमांड को हम लोग कैटर करने वाले हैं, फुलफिल करने वाले हैं। कैसे फुलफिल करने वाले हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करके, ज़्यादा प्रोडक्शन करके, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटी, देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट विल बी इंक्लूडेड और दैट विल बी देयर इन द इकोनॉमी, राइट। आ रही है बात समझ में? आगे चले गया, सीबीएसई का सैंपल पेपर ये, बिल्कुल बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा बेटा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहां पर एक्चुअल और प्लान्ड के अंदर डिफरेंस आप लोगों को देखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा एग्जांपल के साथ में, सिनेरियो को डिफाइन करते हुए। जैसे कि सर आपको इसके अंदर रेपो रेट के बारे में बताना पड़ेगा, मार्केट ऑपरेशन के बारे में बता दो, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बता दो। ये क्वेश्चन इतनी बार करवा दिए हैं कि अब बार बार करवाने का इन क्वेश्चंस को मतलब नहीं बनता है, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा नहीं करवाऊंगा सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोर 4 मेन फंक्शंस ऑफ द आरबीआई एंड हाउ ईच ऑफ दीज फंक्शंस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 4 फंक्शन बताओ। लो भैया, एक और क्वेश्चन आ गया बैंकिंग से, मनी एंड बैंकिंग का एक और क्वेश्चन आप लोग को यहां पर, आप लोग की नजरों के सामने यहां पर खड़ा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर मेन फंक्शन बताओ आरबीआई के और हाउ ईच ऑफ दिस फंक्शन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि आप लोग को फंक्शन ऑफ आरबीआई बताने हैं। सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू कंप्यूट और यू हैव टू टेल द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे बच्चे फंक्शन बताओगे कि क्या फंक्शन है और ये किस तरह से ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में मदद करता है, या कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में ओवरऑल ये मदद करता है। तो भैया क्या बोला जाता है, सबसे पहली बात फंक्शन की बात किया तो एक्ट एज ए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, पता है सबको। इशुअर एंड मैनेजर ऑफ द करेंसी है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है या फिर लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर मदद करता है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर मदद क्यों करता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है वो किसके पास होता है, आरबीआई के पास है। सारी की सारी कंट्री की करेंसीज का जो रिजर्व है वो किसके पास है, आरबीआई के पास रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहता है। आपके पास डाटा दे रखा है और इस डाटा के आधार पर आप लोगों को यहां पर कंप्यूट करना है, क्या रेवेन्यू डेफिसिट कंप्यूट करना है, फिस्कल करना है और प्राइमरी डेफिसिट करना है। और ये सारी चीजें आप लोगों को मैं काफी ज्यादा डिटेल में आज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आया था उसके अंदर काफी ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया कि सर अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपकी क्या आ जाएगा, तो आपका निकल कर आ जाएगा, क्या आपका निकल कर आ जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, राइट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, राइट। तो बोरोइंग्स यहां पर दे रखी है आपको 59,640 की, तो ये आपका हो गया फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से हम लोग इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है उसको क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। तुम्हारा निकल कर आ जाता है क्या, प्राइमरी डेफिसिट। क्या निकल के आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। ये रहा भैया रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग इज इक्वल टू 59,640 और प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट और ओवरऑल वैल्यू निकल कर
कर आएगी इसकी क्या, फिस्कल डेफिसिट में से अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देता हूं तो मेरी निकल के आती है प्राइमरी डेफिसिट। क्या निकल के आता है? प्राइमरी डेफिसिट। आगे क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बजट्स एंड इट्स वेरियस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट बजट के बारे में बताओ और गवर्नमेंट बजट के अंदर जो रेवेन्यू के जो सोर्सेज है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करो। हाँ, सुबह रिवीजन करवाऊंगा बेटा, बिल्कुल 4:30 बजे रिवीजन करवाऊंगा सुबह तड़के उठ के, बिल्कुल बिल्कुल तड़के उठ के 4:30 बजे आप लोग के साथ में रिवीजन होगा, रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले शुरू करूंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, आईईडी से शुरू करूंगा, ठीक है। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के बारे में बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और इनफैक्ट जब मैंने आप लोग को इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था तब भी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाईलाइट 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स दैट गाइड्स द गवर्नमेंट टू फ्रेम इट्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस। एक्सप्लेन दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइडिंग एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ इस चीज को क्या करो, बताओ, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई थी। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, टैक्स किस तरह से मदद करता है, राइट। ये सारी की सारी चीजें आप लोग के साथ में मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करी हुई है। इन द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम आर द फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूडेड। इंपॉर्टेंट है, अगेन ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कैसा है बच्चा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 तरह का हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आप लोग को भी पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना, जिसके एसेट और लायबिलिटी की वजह से जिसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है वो आप सबको पता है। अच्छा, 17वें क्वेश्चन के अंदर बी वाला पार्ट है, इलेबोरेट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉमिनल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नॉमिनल और रियल जीएनपी। यानी कि हर एक क्वेश्चन इस पेपर के अंदर वो है, हर एक क्वेश्चन इस पेपर के अंदर वो है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर होना चाहिए, या फिर जो भी चीजें आपको बताई जा रही है या फिर जो भी चीजें मैंने आप लोग को बताई कि भैया ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन वो आप लोगों को इसे सैंपल पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन वो सैंपल पेपर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा और वो हर एक क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर है। हेमू कह रही है सर सुनो, सुनाओ बेटा हेमू। चलिए हो जाएगा ये क्वेश्चन। रेंट फ्री हाउस टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉय, यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन है। रेंट फ्री एकोमोडेशन इंक्लूड की जाती है क्या? बिल्कुल की जाती है। परचेज इज बाय फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा परचेज किया गया, इंक्लूड किया जाएगा। परचेज ऑफ द ट्रक टू कैरी आउट गुड्स बाय प्रोडक्टिव यूनिट, राइट। ट्रक परचेज किया गया, गुड्स ऑफ द गुड्स बाय परचेज ऑफ अ ट्रक टू कैरी गुड्स बाय अ प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा गुड्स को परचेज किया गया, तो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? रेंट फ्री एकोमोडेशन, राइट, इसको इंक्लूड हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज ए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एंड इज नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। फॉरनर के द्वारा किया जा रहा किया जाएगा। परचेज ऑफ द ट्रक, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन अदर देन कैश होता है, यानी कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के बिना जो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर जो है वो दी जा रही है, तो यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? कम से कम 80 मार्क्स चाहिए 100 में से। इकोनॉमिक्स में 80 मार्क्स चाहिए 100 में से, तब जाकर आप लोग पास हो सकते हो, ठीक है। चलिए सर आगे क्या कहता है? नॉमिनल जीएनपी के बारे में बताओ और रियल जीएनपी के बारे में बताओ। तो आपको पता है नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी के बीच में बेसिकली क्या फर्क होता है? तो क्या बोलता है? इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट दैट द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्या बोला जाता है? सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉमिनल जीएनपी का मतलब क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यूज गुड्स और सर्विसेज की जिसको प्रोड्यूस किया जाता है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। जनरली हम एक ईयर की बात करते हैं विदाउट एडजस्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन, यानी कि नॉमिनल के अंदर हम लोग क्या नहीं करते हैं? इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, इन्फ्लेशन के रोल को हम लोग यहां पर कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। नॉमिनल जीएनपी के अंदर हम लोग इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं। रियल जीएनपी के अंदर सेम ही बात है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है रेजिडेंट के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, इसके अंदर इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है? एडजस्ट किया जाता है, या फिर इसके अंदर इन्फ्लेशन की जो बात है वो की जाती है, या फिर इन्फ्लेशन को यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं। नॉमिनल के अंदर इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है, रियल के अंदर इन्फ्लेशन को हम लोग कंसिडर करते चलते हैं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि नॉमिनल के अंदर हम जनरली बेस ईयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बेस ईयर की बात करते हैं और बेस वैल्यू की बात करते हैं, लेकिन यहां पर हम इन्फ्लेटेड की वैल्यू करते हैं, ठीक है। चलिए सर, नाउ सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है। काफी लंबा ये सेशन हो चुका है, थोड़ा आप लोगों ने भी अपने लेवल पर पढ़ाई करनी होगी, तो फटाफट से खत्म करेंगे अब सेशन को, है ना। चलिए
हाँ चलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ओवर कहता है द ओवर रीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन गोल्स इन प्लानिंग इज, प्लानिंग के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या था, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था डिस्ट्रीब्यूशन गोल्स का, जो प्लानिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या कहता है, इंश्योर अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी फॉर ऑल सिटीजन, फॉस्टर कंपटीशन बाय रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट, फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म गेन्स रादर देन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और तीसरा इनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टारगेट इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफिक एरिया। तो हमें क्या था, फेयर और सोशल, फेयर एंड जस्ट सोसाइटी बनाना, फेयर और जस्ट सोसाइटी बनाना हर किसी के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइनीज वन चाइल्ड पॉलिसीज विच वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1979 टू 2016 वाज, क्या करना था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, और ओवर पॉपुलेशन का जो दिक्कत है चाइना के अंदर चल रही थी, या फिर चाइना के अंदर जो ओवर पॉपुलेशन की जो समस्या आ रही थी, उस ओवर पॉपुलेशन की समस्या को सोल्व करवाना था। नेक्स्ट क्या था, ड्यू टू इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द एनर्जी एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन अ कंट्री हैज टू मेक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही है इकोलॉजिकल कंसिडरेशन यानी कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अब कंट्री क्या कर रही है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो लेकर आ रही है और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर वो काम कर रही है। इसका मतलब क्या है, व्हाट फेवर आउटकम कैन बी एंटिसिपेटेड फ्रॉम द स्ट्रेटेजी ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट। तो अब इंपोर्ट के ऊपर हमारा क्या प्रतिबंध जो है वो यहां पर लग सकता है। तो लोअर एनर्जी कॉस्ट फॉर कंज्यूमर ड्यू टू सब्सिडाइज इंपोर्ट, प्रमोशन ऑफ द डोमेस्टिक ग्रीन एनर्जी सेक्टर थ्रू टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, इनहेंस्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की जाती है। इंक्रीज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी फॉर द एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटेशन, ज्यादा हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, एनर्जी के ऊपर। खुशी कह रही है सर ब्लॉक कपुल प्लीज, कपुल कपुल को ब्लॉक करिए, क्या कह रहा है वो, बेटा कपुल है ना, पढ़ाई के ऊपर ध्यान ले ले बेटा, लास्ट बार बोल रहा हूं, और अब की बार ब्लॉक ही नहीं करूंगा सिर्फ, ठीक है। फालतू की चीजों के ऊपर चर्चा करोगे तो तोड़ूंगा भी बेटा, सिर्फ ब्लॉक ही नहीं करूंगा, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, है ना, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। फॉरेन एक्सचेंज कुछ नहीं है बेटा, रियल और नॉमिनल क्या है भैया, एक के अंदर हम लोग बेस प्राइस के बेसिस पर वैल्यू की बात करेंगे और दूसरे के ऊपर हम लोग किसकी बात करेंगे, इन्फ्लेटेड वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। बोल दिया बेटा, मैसेज करेगा तो देखते हैं फिर, चलिए अब अगर मैसेज आता है तो देखते हैं फिर, ठीक है। ब्लॉक के साथ साथ फिर दिक्कत भी होगी, चलिए टेंशन मत लो, अब यहां पर देख लेते हैं, चलिए आगे चले। चलिए क्या कहता है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग एक्सपेंसिव, तो कहता है एनर्जी, राइट, कहता है खर्चे जो है वो एक्सपेंसिव जो वो बढ़ रहे हैं किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, और दूसरा बढ़ रहा है इकोलॉजिकल कंसंट्रेशन के ऊपर। तो कंट्री किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है कि वो डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो राइट यानी कि ट्रेडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह है, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है। और इसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या देखने को मिलता है, तो कहता है प्रमोशन होगा किसकी वजह से, डोमेस्टिक ग्रीन एनर्जी सेक्टर का टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और तीसरा इसके अंदर क्या होगा, इनहेंस्ड सेल्फ सफिशिएंसी मिलेगी हमें एनर्जी सेक्टर के अंदर, यानी कि हम लोग किसी और के ऊपर क्या नहीं करेंगे, हम लोग निर्भर नहीं करेंगे, राइट। वी वॉन्ट बी डिपेंडिंग ऑन एनी ऑफ द सेक्टर फॉर द एनर्जी, राइट। एनर्जी हम लोग क्या करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स से बनाएंगे, और रिन्यूएबल सोर्स जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, इट कैन बी रिन्यूड फॉर ईयर्स ऑफ टाइम, और ये जब तक रिन्यू होता रहेगा जब तक हमारे पास सोलर जो है, जैसे कि सन एनर्जी है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी है, और तब तक रहेगा जब तक वो सूरज रहेगा ना, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक, हम कहते हैं ना कई बार, जब तक सूरज चांद रहेगी तब तक तेरा नाम रहेगा, उसी हिसाब से रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर जब तक सोलर एनर्जी रहेगी तब तक हम लोग उसको प्रोड्यूस करते रहेंगे, उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर चंदू प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब भैया देख लो इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना पेपर के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग से तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो भैया समझ लो, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप लोगों को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता क्या
है। तो क्या कहता है, फार्मर चंदू प्रैक्टिस करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को और यूज करता है क्रॉप रोटेशन को। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि एक बार वो कोई और क्रॉप बोएगा, दूसरी बार कोई और क्रॉप, तीसरी बार कोई और क्रॉप, चौथी बार कोई और क्रॉप। एंड नेचुरल प्रेडेटर्स टू कंट्रोल पेस्ट, ताकि जो पेस्ट है उनको कंट्रोल किया जा सके। इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच प्रोवाइडेड एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल पेस्टिसाइड यूज, राइट? क्या इस चीज का कोई फायदा है, इस अप्रोच का कोई फायदा है? तो क्या बोलता है, फास्टर एंड प्रिडिक्टेबल पेस्ट इरेडिकेशन होगा, लोअर लेबर कॉस्ट फॉर पेस्ट मैनेजमेंट होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड रिड्यूस यील्ड, रिड्यूस्ड हार्म टू बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेशन। तो इसकी वजह से जो हार्म है, राइट, किसका, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का, राइट, वो क्या हो जाएगा, और पॉलिनेटर्स का वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल चीजों का क्या करते हैं, यहां पर यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन बिलो, राइट? ऊपर दिए गए क्वेश्चन का आंसर करिए नीचे दिए गए असर्शन और रीजन के हिसाब से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों के लिए, द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इंप्लीमेंटेड अंडर द लिबरेशन पॉलिसी इन कंट्री लेड टू एन इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, राइट? क्या बोला गया यहाँ पर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म लेकर आए जाते हैं उसके अंदर जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वो इंक्रीज होती है। सेकंड बात यहाँ पर क्या बोला जाता है, सेकंड बोला जाता है लिबरलाइजेशन पॉलिसी एम टू टफन ट्रेड बैरियर्स। लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको टफ करने की बात की गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को रेगुलेट किया जा सके और प्रोवाइड की जा सके कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, इंडिजिनियस इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, मेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मोर अट्रैक्टिव फॉर द एफडीआई। तो लिबरलाइजेशन में फ्रीडम की बात की जाती है, ना कि प्रोटेक्शन की बात की जाती है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। पहली सेक्टर इंफॉर्मेशन क्या कहता है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स आए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इंक्रीज हुआ था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। कौन सा है? असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, पहले वाला ही इसका राइट आंसर है। तो ए क्वेश्चन ए जो होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। द मल्टीफेसेटेड प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर चेंज आना। किसके अंदर चेंज आना? पॉपुलेशन के अंदर चेंज आना विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पर्टेन टू, किससे से रिलेट करता है वो, राइट? तो सबसे पहले याद क्या कहता है, अ सडन डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यू टू माइग्रेशन। माइग्रेशन की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अंदर कमी आ रही है उसकी बात करता है। चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, बात करता है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द बर्थ रेट, बर्थ रेट से रिलेटेड बात करता है या फिर डेथ रेट के साथ बात करता है। अ शिफ्ट फ्रॉम द हायर बर्थ रेट एंड द डेथ रेट टू द लोअर बर्थ रेट एंड डेथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि भैया जहां पर पहले हाई डेथ रेट और बर्थ रेट देखे जाते, लो बर्थ रेट देखे जाते थे, उससे शिफ्ट कर कर हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, लो बर्थ रेट और डेथ रेट की तरफ जाएंगे। तो आ शिफ्ट फ्रॉम द हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू द लो बर्थ एंड द डेथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट प्रेजेंट अ कॉमन चैलेंज एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर का मतलब वो दैट बेसिकली रिलेट टू दी वाटर, गारंटेड फाइनेंशियल गेन, न्यूट्रल इंपैक्ट ऑन इकोसिस्टम, स्ट्रगल टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इंडिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो सबसे बड़ी दिक्कत एक्वाकल्चर के अंदर क्या देखने को मिलती है कि आपको इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड बैलेंस जो है वो बनाने की आवश्यकता आप लोग को वहां पर पड़ती है। इन्वायरमेंट रिलेटेड बैलेंस बनाने की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोग को वहां पर देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, तो उसकी बात यहां पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, इन अर्बन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी द चैलेंज विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद द हाउसिंग एंड लिविंग कंडीशंस। अर्बन एरियाज के अंदर जहां पर पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज कर रही है, तो क्या चैलेंज है जिसकी वजह से जो हाउसिंग और लिविंग कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं है, या फिर हाउसिंग और लिविंग कंडीशन क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। हाई होम ओनरशिप रेट,
leading to limited rental options, difficulty in accessing essential services due to congested living, limited open space and recreation areas affecting quality of life, और लास्ट inadequate housing and overcrowding facilities हो रही है या फिर overcrowding हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्लम सेटलमेंट्स है यानी कि झुग्गी झोपड़ियां यानी कि स्लम जो है, हम लोग जिसे क्या बोलते हैं झुग्गी झोपड़ियां बोलते हैं ना, स्लम जो है, स्लम एरिया जो है इंडिया के अंदर वो इंक्रीज होता हुआ आप लोग को नजर आएगा। तो आप लोगों को पता है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्लम एरियाज है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह भी चाहिए, जगह कहां से आएगी सर, है ना, तो स्लम एरियाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। जॉबलेस ग्रोथ हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन इंडिया इकोनॉमिक इन रिसेंट ईयर। जो जॉबलेस है, जॉबलेस ग्रोथ यानी कि जो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है कि भैया जो लोग बिना जॉब के हैं या फिर जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये चीजें इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ी है। Despite witnessing economic growth, the Indian economy has been struggling to create sufficient employment opportunity to absorb the growing workforce। जो ये बढ़ती हुई वर्कफोर्स है इसको कंट्रोल, कहता है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन इकोनॉमी को बढ़ने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है या फिर इकोनॉमी के अंदर इतना रोजगार जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है कि सर वो उस चीज को फुलफिल कर सके। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पहला 1 and 2 आर ट्रू, राइट। तो सी ऑप्शन जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन इट इज नॉट एबल टू डेवलप, इट इज नॉट एबल टू डेवलप दैट मच दैट इट कैन कैटर द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी की पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हमारे इंडिया के अंदर नहीं है या फिर उस हिसाब से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। Next question, from the set of the statement given in the column 1 and column 2, choose the correct pair of the content। मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान किसने चलाया, आपके चाइना ने चलाया। किसने चलाया भैया, चाइना ने चलाया। तो क्या बोलता है, रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान 5 ईयर प्लान, पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान है। नीति आयोग भारत के अंदर आया था, रिफॉर्म्स इन इंडिया, रिफॉर्म्स इन इंडिया, राइट। नीति आयोग किससे रिलेटेड होता है, सॉरी राइट, नीति आयोग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। कमांड इकोनॉमी कहां पर है, चाइना मॉडल ऑफ ग्रोथ है। इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लाई गए थे। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि मीडियम टर्म का आंसर किसके साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ में। तो पहले का तीसरा होगा और पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर बी के अंदर ही है, तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई and briefly explain 3 key features of the Indian economy on the eve of independence that contributed to its predominantly stagnant structure। आप लोगों को पता था कि on the eve of independence इंडियन इकोनॉमी जो थी वो कैसी थी, राइट। इट वॉज अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, इट वॉज अ स्टैगनेंट इकोनॉमी, दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल, बट स्टिल द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज स्टैगनेंट। ज़्यादा का लोगों के लिए एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लिविंग था, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो नहीं कर पाता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट रहता है और उस टाइम पर जमींदारी सिस्टम को उस चीज का जिम्मेदार माना जाता है, जो कि ऐसा कि मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था। क्यों, क्योंकि जमींदारों को भी सिर्फ और सिर्फ क्या था, दे आर द कलेक्टर्स ऑफ द रेंट, एंड अगर वो टाइम पर उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दैट विल स्पेसिफिकली लीड टू दी राइट। उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से उनका जमींदारी अधिकार जो था या फिर जमींदारी राइट जो था उसका जाना तय था। उसके बाद की जाती है। तो आपको एक्सप्लेन करना है 3 कारण इंडियन इकोनॉमी के, राइट, जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, है ना। और आपको डिस्क्राइब करना है 3 फीचर इंडियन फॉरेन ट्रेड के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इलुस्ट्रेट विद एग्जांपल द फॉरेन कंट्रीज ट्रेडिंग पैटर्न विद द अदर नेशन, कैसे ट्रेड किया करता था। तो आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का जो मेजर पोर्शन ऑफ ट्रेड हुआ करता था, 50% से ज्यादा जो इंडिया ट्रेड किया करता था, भारत ट्रेड किया करता था, वो आपका ब्रिटेन के साथ ही हुआ करता था और बचा हुआ कुछ कंट्रीज के साथ हुआ करता था, जैसे कि आपकी पर्शिया हो गया, सिलोन हो गया जिसको कि आज का श्रीलंका बोला जाता है, पर्शिया जिसे ईरान बोला जाता है, और चाइना के साथ, राइट। क्लियर है, चलिए सर। तो क्या बोलता है,
एग्रीकल्चर डोमिनेंस था और लो प्रोडक्टिविटी थी, कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा था, राइट। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द ट्रेड कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द ट्रेड कर दिया गया था, राइट। कॉमर्स जो हमारा ट्रेडिंग सेक्टर था उसको क्या कर दिया था, कॉमर्शियलाइज कर दिया गया था। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रहा था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव देखने के लिए नहीं मिला था उस समय के अंदर, राइट। और 1947 के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो कैसा था, डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रेड रिलेशन, ज्यादा का ट्रेड किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ होता था। लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिंग पैटर्न्स, राइट। पार्टनर्स जो थे हमारे ट्रेडिंग पार्टनर जो थे वो स्पेसिफिक थे, कुछ ही कंट्रीज थे। लो शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट हम लोग कम किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउटलाइट 3 सोर्सेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड प्रोवाइड इंस्टेंस ऑफ द, क्या क्या सोर्सेज है ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट के, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो आपको पता है कि इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ हो सकता है, राइट। माइग्रेशन, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, माइग्रेशन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हो सकता है और ट्रेनिंग हो सकता है, जिसके जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, इन्वेस्टमेंट ऑन ट्रेनिंग हो सकता है, इन्फॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन देना, राइट। ये हो सकता है कि जो हमारे स्किल्ड लेबर्स है या फिर लेबर्स है उनको क्या करना, इन्फॉर्म्ड बनाना, इन्फॉर्मेशन देना, वो एक हो सकता है, राइट। तो एजुकेशन सिस्टम, राइट, एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, हेल्थ और न्यूट्रिशन हो सकता है। ये एरियाज हैं जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जाती है। enumerate 4 primary policy endeavor undertaken by the Chinese government subsequent to the attaining independence aimed at attaining economic advancement and industrialization, यानी कि चाइना से रिलेटेड बात की जा रही है कि चाइना ने ऐसी क्या बातें करी, यानी कि बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है जहां पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की बात की जाती है। और यहां पर क्वेश्चन के अंदर चाइना के संदर्भ में चीजें पूछी जा रही है कि चाइना के द्वारा ऐसी क्या पॉलिसीज लेकर आएगी या फिर चाइना ऐसा क्या लेकर आता है कि चाइना आज डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है या फिर चाइना एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। वहीं पर अगर इंडिया की और पाकिस्तान की बात कर दी जाए तो जहां इंडिया डेवलपिंग और पाकिस्तान की बात की जाए तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी के अंदर जनरली इसको रखा जाता है। तो ऐसी क्या कहानियां हैं? राइट, कावई कमेटी एसएसआई से रिलेटेड थी बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड कावई कमेटी बनाई गई थी जिसको कि अब एमएसएमई सेक्टर के अंदर भी रखा जाता है, फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पर भी देखा जाता है। ठीक है, चलिए सर, तो क्या क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या की चाइना के अंदर, इंडिया जो इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी लेकर आता है, इंडिया को तो फोर्स किया जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर आने के लिए, है ना। और चाइना को, इंडिया को तो फोर्स किया जाता है कि वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से लेकर आए 1991 की, जिसके अंदर उसके पास राइट एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आता है। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इंडिया के पास जो ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो डेफिसिट था वो ज़्यादा था या फिर ज़्यादा डेफिसिट हो चुका था और जो पैसा लेना इंडिया की मजबूरी बन चुका था, तो बोरोइंग करता है इंडिया, है ना। तो पहली बात तो ये है। वहीं पर लेकिन अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना डेलिबरेटली इसको एक्सेप्ट करता है, खुद एक्सेप्ट करता है चाइना, राइट। तो क्या बोलता है, एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ, एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा तेजी के साथ चाइना का इंक्रीज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना के अंदर देखी जाती है और ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन सेक्टर के अंदर चाइना बहुत ज्यादा तेजी से क्या करता है, निवेश करता है। चाइना अपने जो यूथ है उनको क्या करता है, दूसरी कंट्री के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए भेजता है, राइट। वहां पर जाकर बोलता है कि भैया आप चीजों को देखो समझो, राइट। गिव अ थोरो एनालिसिस ऑफ द 4 प्राइमरी ऑब्स्टेकल्स इनकाउंटर्ड बाय द रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग से ये क्वेश्चन है कि रूरल बैंकिंग सेक्टर जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो क्यों नहीं कर पाता है। ट्रेड फॉर मेजर दैट द गवर्नमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री कैन इंप्लीमेंट टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। यानी कि हर एक क्वेश्चन वो है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग पूरी की पूरी एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात करते हैं, जहां पर हम चीजों को पहुंचाने की बात करते हैं, चीजों को भेजने की बात करते हैं, किस तक, हमारे फाइनल कंज्यूमर तक। तो वो पूरी चीजें इसके अंदर आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का इशू है, लो फाइनेंशियल लिटरेसी है, इनएडुकेट बैंकिंग प्रोडक्ट है, लिमिटेड एक्सेस टू द क्रेडिट है। रूरल एरिया के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज इतनी ज्यादा आसानी से और इतनी तेजी से नहीं दी जाती है एज कंपेरेटिवली जितना बाकी कंट्रीज के अंदर, जितना अर्बन एरियाज के अंदर दी जाती है, राइट। उसके बारे में बात की जाती है। सर आपने खाना खा दिया, अभी नहीं खाया बेटा। नेक्स्ट
डेवलपमेंट ऑफ द मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की बात करूं तो पहले हमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा और ज्यादा बिल्डअप करना पड़ेगा, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लेकर आना पड़ेगा। सरकार एमएसपी की बात करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करती है, जो एटलीस्ट फार्मर्स को दिया जाए ताकि फार्मर्स जो है वो मोटिवेटेड रहे चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फार्मर्स कोऑपरेटिवनेस और प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहां पर बात की जाती है। नेक्स्ट आपके पास एक पिक्चर है, इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और आप लोग को पता है कि किस चीज़ की दिक्कत आप लोग को नजर आ रही है। ये यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दिखती हुई नजर आ रही है। तो इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है। कंसिडरिंग एग्रीकल्चर सब्सिडी एज अ वाइज एनालाइज 3 prominent negative implementation of stemming from the agriculture subsidies and associated with providing subsidies to the farmers। subsidies कई बार एक hot potato रहा है, ये हर बार कई बार subsidies का जो concept है वो बहुत बार दिक्कत देने वाला रहा है। subsidies को कई जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने प्रेस किया है, कई इकोनॉमिक्स के द्वारा जो subsidies का concept है उसको बोला गया है कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा कईयों ने सजेस्ट किया है। ऐसा क्यों किया है, इसके सिग्निफिकेंट रीजन आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं कि क्या कहानी है इसके पीछे की। तो राइट, तो हाईलाइटिंग 3 सिग्निफिकेंट एडवर्स इंपैक्ट उसके बताने हैं। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बेसिस पर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को बताना है कि भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरह से काम करता है। Complex challenges posed by the Indian foreign trade situations on the eve of the independence। इन्वेस्टिगेट करिए फैक्टर्स जो कि लीड करता है ट्रेड इनबैलेंसेस को और डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट के अंदर ड्यूरिंग दी पीरियड। राइट, ये सारी बातें यहाँ पर है और आप लोगों को पता है क्या क्या कारण थे। ह्यूज बर्डन था गवर्नमेंट फाइनेंसेस के ऊपर, राइट, मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट और इनइक्वालिटीज थी, वेस्टफुल कंजप्शन और ओवर प्रोडक्शन की बातें यहाँ पर की गई है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, राइट, मिसिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, लेस कंपटीशन है, ज्यादा कॉस्ट थी, वेस्टिंग रिसोर्सेज का वेस्टेज यहां पर क्या था, ज्यादा था। राइट, ये सारी चीजें यहां पर है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि ये सारी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड है, ये अनसीन पैसेज से रिलेटेड है। तो अनसीन पैसेज को पढ़ते हुए आप लोगों ने इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर करना है कि क्या क्या चीजें यहां पर है। और इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर इस तरह का 6 मार्कर के फॉर्म में डेफिनेटली आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़रूर आप लोगों ने करना है, प्रायोरिटी बेसिस पर इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी सर, है ना। ये क्वेश्चन प्रायोरिटी बेसिस पर करना है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को आज का ये सेशन बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद लगा होगा। सब बच्चों को मजा आया एक बार सेशन के अंदर। अगर सर किसी को मजा आया और जो चीज़ें बताई आप लोगों को, जो आपके साथ में डिस्कस किए पेपर के अंदर कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मजा आया आज सबको सेशन में, और आप सब लोगों ने मेरे साथ जो सेशंस आप लोगों के साथ चले वो आप लोगों ने एंजॉय किए या नहीं किए सेशन, एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो। अगर आप सब ने मेरे साथ सेशंस को काफी ज्यादा एंजॉय किया है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर सारे बच्चे फायर इमोजी बना दो। क्या कर दो, एक बार सारे बच्चे फायर इमोजी फटाफट से क्या कर दो, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बना दो। राइट, और जिन भी बच्चों को मेरे सेशंस बहुत अच्छे लगे हैं, वीडियोस को एक बार लाइक कर देना यार। राइट, और गुरुजी जाट बोल दो, थैंक यू सर, बाय, जय, अच्छा जय जाट, जय किसान, ठीक है, जय राजपूताना, सब बोल देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक वीडियो डालूंगा मैं चैनल के ऊपर, जो आप लोगों के लिए एक बेस्ट विशेष के तौर पर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहेगी। बाकी आशा करता हूं आप सब लोगों की जर्नी जितनी भी रही, बेशक छोटी सी जर्नी थी लेकिन बहुत शानदार, बहुत यादगार रही, और इसी जुनून के साथ आगे भी फिर हम लोग मिलेंगे और सीयूटी की प्रिपरेशन आप लोगों के साथ करेंगे। आशा करता हूं आप सब लोगों को
मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा आया होगा और मेरी ब्लेसिंग से आप लोगों के साथ में कि आप सब जो कल पेपर देकर आए उस पेपर के अंदर आपको हर वो चीज़ देखने को मिले जो आप लोग को पढ़ाई गई है और आप सब लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो अपने पेपर के अंदर लेकर आओ। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार आप सब लोगों के साथ है। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बच्चों। रॉक करके आना पेपर के अंदर और बहुत अच्छी तरह से क्या करना, राइट, पेपर को अटेम्प्ट करना, शांति से पेपर को अटेम्प्ट करना। हालांकि कल 4:30 बजे आप लोगों के साथ में फिर मिलूंगा, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, पेपर को तसल्ली के साथ अटेम्प्ट करना बच्चों। बहुत अच्छा करोगे आप लोग, बहुत अच्छा करोगे आप पेपर के अंदर। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अलविदा लेता हूं इस क्लास के अंदर और मिलता हूं आप लोगों के साथ कल सुबह 4:30 बजे, जहां होगा अंतिम परिहार और अंतिम प्रहार हम लोग करेंगे और अंतिम प्रहार करेंगे हर एक जीत के ऊपर और विजय लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूं जय हिंद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।